नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन हेल्पलाइन पर। आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक त्यागपत्र देने के बारे में और जानेंगे आखिर उन्होंने त्यागपत्र क्यों दिया। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ त्यागपत्र और एक व्यापक जीवन परिचय। कार्यकारी सारांश। यह रिपोर्ट भारत के उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए दिए गए हालिया त्यागपत्र का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। उनका यह त्यागपत्र अगस्त 2022 में शुरू हुए कार्यकाल का एक अप्रत्याशित अंत है, जो राज्यसभा के सभापति के रूप में उनकी मुखर भूमिका के लिए जाना जाता था। यह रिपोर्ट उनके जीवन का एक व्यापक परिचय भी प्रदान करती है, जिसमें उनके ग्रामीण परिवेश से लेकर एक विशिष्ट कानूनी करियर तक और फिर केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और अंततः उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों तक की उनकी यात्रा का पता लगाया गया है। उनका करियर विधायी कार्यकारी संतुलन और संसदीय सुधारों की लगातार वकालत को दर्शाता है, जिसके कारण अक्सर उल्लेखनीय सार्वजनिक बहसें हुईं। आधिकारिक तौर पर बताए गए कारण: स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं और चिकित्सीय सलाह। जगदीप धनखड़ ने आधिकारिक तौर पर सोमवार शाम 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया। उनके त्यागपत्र का प्राथमिक कारण चिकित्सीय कारण और स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने की आवश्यकता बताया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित उनके त्यागपत्र में संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया था और यह तत्काल प्रभाव से लागू हुआ। त्यागपत्र में विशिष्ट स्वास्थ्य स्थितियों का विवरण नहीं दिया गया था। त्यागपत्र की समय सीमा और परिस्थितियां। धनखड़, जिनका जन्म 18 मई 1951 को हुआ था, त्यागपत्र के समय 74 वर्ष के थे। उन्होंने 11 अगस्त 2022 को पदभार ग्रहण किया था और उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक चलने वाला था। यह त्यागपत्र संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आया। उनके त्यागपत्र के बाद एक पुराना वीडियो फिर से सामने आया, जिसमें धनखड़ ने 10 जुलाई 2025 को कहा था कि वे अगस्त 2027 में दैवीय हस्तक्षेप के अधीन सेवानिवृत्त होंगे। स्वास्थ्य कारणों का आधिकारिक हवाला देते हुए इस अचानक हुए प्रस्थान के समय और पिछली टिप्पणी के बीच का संबंध ध्यान आकर्षित करता है। दैवीय हस्तक्षेप के अधीन जैसी टिप्पणी यह संकेत देती है कि उन्होंने अप्रत्याशित परिस्थितियों की संभावना को स्वीकार किया था, जो उनकी योजनाओं को बदल सकती थीं। उनका यह शुरुआती त्यागपत्र वास्तव में ऐसी ही एक अप्रत्याशित परिस्थिति के रूप में सामने आया है। हालांकि रिपोर्ट को आधिकारिक तौर पर बताए गए स्वास्थ्य कारणों का पालन करना चाहिए, लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षक यह देख सकते हैं कि उच्च प्रोफाइल राजनीतिक पदों पर स्वास्थ्य कारण कभी-कभी एक औपचारिक और संवैधानिक रूप से स्वीकार्य स्पष्टीकरण हो सकते हैं, जिसके पीछे अन्य अघोषित, जटिल व्यक्तिगत या राजनीतिक विचार हो सकते हैं। स्वास्थ्य विवरणों की कमी इस व्याख्यात्मक स्थान में योगदान करती है, बिना आधिकारिक कारण का खंडन किए। ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो जगदीप धनखड़ अपने कार्यकाल के दौरान त्यागपत्र देने वाले भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। इससे पहले त्यागपत्र देने वाले दो उपराष्ट्रपति वी. गिरि और आर. वेंकटरमन थे, जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए पद छोड़ा था। जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान, भारत के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में एक हिंदू राजस्थानीय जाट परिवार में हुआ था। उनके माता पिता गोकलचंद और केसरी देवी थे। कक्षा 1 से 5 तक की उनकी प्रारंभिक शिक्षा किठाना गांव के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में हुई। कक्षा 6 के लिए उन्होंने घरधना के सरकारी मध्य विद्यालय में प्रवेश लिया, जो 4-5 किलोमीटर दूर था, और वे अन्य गांव के छात्रों के साथ प्रतिदिन पैदल यात्रा करते थे। 1962 में उन्होंने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के प्रवेश परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए और पूर्ण योग्यता छात्रवृत्ति पर कक्षा 5 में प्रवेश लिया। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा वहीं से पूरी की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण की। वैसे उन्होंने अपने भाषणों में अक्सर अपनी सैनिक स्कूल की जड़ों का उल्लेख किया। फिर उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उच्च शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने महाराजा कॉलेज जयपुर से BSc ऑनर्स भौतिकी और LLB की डिग्री प्राप्त की। विशिष्ट कानूनी करियर अधिवक्ता से वरिष्ठ अधिवक्ता तक।
धनखड़ ने 10 नवंबर 1979 को राजस्थान बार काउंसिल के साथ एक अधिवक्ता के रूप में नामांकन किया। उन्हें मार्च 1990 में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। वे 30 जुलाई 2019 को राज्यपाल के रूप में शपथ लेने तक राज्य में सबसे वरिष्ठ नामित वरिष्ठ अधिवक्ता बने रहे। 1990 से उन्होंने मुख्य रूप से भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक कानून का अभ्यास किया और विभिन्न उच्च न्यायालयों में भी उपस्थित हुए। उनके ध्यान के क्षेत्र में स्टील, कोयला, खनन और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता शामिल थे। उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। 2016 में उन्होंने सतलुज नदी जल विवाद में हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पेश हुए। धनखड़ ने पहली बार 1989 में चुनावी राजनीति में प्रवेश किया, जब उन्होंने जनता दल के सदस्य के रूप में 9वीं लोकसभा के दौरान राजस्थान के झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल की। उन्होंने 1989 से 1991 तक सेवा की। इसके अलावा उन्होंने 21 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक चंद्रशेखर मंत्रालय में संसदीय मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। वह 1991 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने 1991 के भारतीय आम चुनाव में अजमेर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। उन्हें बाद में राजस्थान के किशनगढ़ से विधानसभा सदस्य यानी एमएलए के रूप में चुना गया, जहां उन्होंने 1993 से 1998 तक राजस्थान की 10वीं विधानसभा में सेवा की। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया और यह भूमिका उन्होंने जुलाई 2022 के मध्य तक निभाई। राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ कई टकरावों से चिह्नित था। उन्हें मुखर और अपने मुखर दृष्टिकोण के लिए जाना जाता था। उन्हें हटाने की मांग की गई थी और 5 तृणमूल कांग्रेस सांसदों ने दिसंबर 2020 में उन्हें हटाने की मांग करते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। उन पर दिल्ली में राजनीतिक आकाओं से आदेश लेने और राज्य सरकार को राजनीतिक एजेंडा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उल्लेखनीय घटनाओं में जादवपुर विश्वविद्यालय में छात्र नाकेबंदी से बाबुल सुप्रियो को बचाने के लिए उनका हस्तक्षेप, राज्य सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर से इनकार किए जाने पर 600 किलोमीटर सड़क मार्ग से यात्रा करना और चुनाव के बाद की हिंसा के डर से असम में शरण लेने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलना शामिल है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल उनकी टकरावपूर्ण लेकिन सैद्धांतिक शैली के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण मैदान साबित हुआ, जो उनकी उपराष्ट्रपति पद की पहचान बन गई। जुलाई 2022 में धनखड़ को भारत के उपराष्ट्रपति के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था। उन्होंने 6 अगस्त 2022 को भारी बहुमत से चुनाव जीता, जिसमें उन्हें 710 वैध वोटों में से 528 यानी 74.4% प्राप्त हुए, जो हाल के उपराष्ट्रपति चुनावों में सबसे बड़ा जीत का अंतर था। उन्होंने 11 अगस्त 2022 को पदभार ग्रहण किया और साथ ही राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य किया। राज्यसभा के सभापति के रूप में उन्होंने उल्लेखनीय प्रयास किए, जैसे कि नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 पर चर्चा के दौरान उपसभापतियों के पैनल का पुनर्गठन करके उसमें 17 महिला सदस्यों को शामिल करना। उन्होंने 2023 में पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में परिवर्तन सहित संसदीय बदलावों का भी नेतृत्व किया। इसके अलावा उन्होंने आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन और 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन सहित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। राज्यसभा के सभापति के रूप में धनखड़ का समय शांत नहीं था, बल्कि विपक्ष के साथ लगातार घर्षण और साहसिक हस्तक्षेप से चिह्नित था। उन्होंने बढ़े हुए राजनीतिक ध्रुवीकरण के क्षण में पदभार ग्रहण किया। उन्हें एक वकील के रूप में अपनी मुखरता के लिए जाना जाता था। उन्होंने 260वें सत्र में उपसभापतियों के पैनल का पुनर्गठन किया, जिसमें नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 पर चर्चा के दौरान राज्यसभा की 17 महिला सदस्यों को शामिल किया गया। न्यायिक अतिरेक के संदर्भ में पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद धनखड़ ने खुले तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के 2015 के फैसले पर सवाल उठाया, जिसने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को रद्द कर दिया था। इसे उन्होंने संसद की सर्वोच्चता के लिए एक चुनौती करार दिया। इसने उनके कार्यकाल के लिए एक स्वर निर्धारित किया, जिसमें संवैधानिक भूमिकाओं और राजनीतिक टिप्पणी के बीच की रेखा अक्सर धुंधली हो जाती थी।
उन्होंने नियमित रूप से उच्च न्यायपालिका पर सुपर संसद के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया। संसदीय अनुशासन के मामले में विपक्ष के साथ उनकी बातचीत अक्सर तनावपूर्ण रहती थी। मणिपुर हिंसा संकट के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री की ऊपरी सदन में उपस्थित होने के विशेषाधिकार पर दृढ़ रुख अपनाया, न कि एक दायित्व के रूप में जिसे अस्वीकृति मिली। उन्होंने 2023 के शीतकालीन सत्र की अध्यक्षता की, जो एक अशांत दौर था, जहां व्यवधानों और विरोध प्रदर्शनों के बाद 140 से अधिक सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। एक रिकॉर्ड संख्या धनखड़ ने जोर दिया कि सदन में व्यवस्था हर कीमत पर बनाए रखी जानी चाहिए, जिससे उन्हें अत्यधिक कठोर होने के लिए आलोचना मिली। संवैधानिक बहसों के आरएसएस का बचाव करते हुए उन्होंने विपक्ष की आलोचना के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक वैश्विक बौद्धिक शक्ति बताया, जिसे सार्वजनिक जीवन को आकार देने का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कुछ नेताओं को राष्ट्र के दुश्मनों के साथ संरेखित करने का भी उल्लेख किया, जिसे व्यापक रूप से सरकार के आलोचक विदेशी विपक्षी हस्तियों पर हमला माना गया। इसके अलावा उन्होंने सरकार द्वारा किसानों से बात न करने और जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में कोई मामला क्यों दर्ज नहीं किया गया, इस पर भी सवाल उठाया। जगदीप धनखड़ का भारत के उपराष्ट्रपति के पद से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए त्यागपत्र एक गतिशील और अक्सर विवादास्पद कार्यकाल का अप्रत्याशित अंत था। दशकों तक फैले उनके करियर में राजस्थान के एक विनम्र गांव से देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद तक की एक उल्लेखनीय यात्रा परिलक्षित होती है। उनका पेशेवर जीवन, संवैधानिक कानून में विशेषज्ञता वाले एक विशिष्ट कानूनी करियर और कई दलों में एक विविध राजनीतिक यात्रा से चिह्नित था, जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में परिणत हुआ। राज्यसभा के सभापति के रूप में धनखड़ ने एक मुखर और स्पष्टवादी दृष्टिकोण अपनाया और अक्सर संवैधानिक सिद्धांतों और संसदीय संप्रभुता पर बहसों में शामिल होते थे, जिससे विपक्ष के साथ घर्षण भी होता था। उनका कार्यकाल एक सक्रिय रुख से चिह्नित था, जिसका उद्देश्य संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखना था, जैसा कि उन्होंने समझा। उनकी